Assalamu alaikum. This is Satidan. Today I'll be solving ICAP latest attempt past paper, which is question number 2 of June 2024. ये कंसोलिडेशन का सवाल है. इसको ICAP के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ हैं एंड सॉफ्टवेयर को कैसे हम अप्रोच करेंगे एग्जाम में. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इसको लॉगिन कर दिया था. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ये कैसे डाउनलोड होगा एंड लॉगिन होगा. ये आई होप आपको पता ही होगा. ICAP के वेबसाइट पे सारी इसकी डिटेल्स वगैरह हैं, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है. ये लोडिंग में सॉफ्टवेयर टाइम लेता है, तो ये जो भी लोडिंग हो रही होती है इसमें आपका जो टाइमर होता है वो पॉज होता है, तो इसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होता. अब चूंकि ICAP ने बोला है कि जून 25 अटेम्प्ट में जो पेपर है वो हार्ड फॉर्म में देगा, इसलिए मैंने इसको अलग से टैब में खोल लिया है. तो मैं इसी टैब से रेफ़र करूँगा, क्वेश्चन को रीड करूँगा और इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा ताकि मैक्सिमम स्क्रीन हमारी उस पे चली जाए, यूज़ पे. अब एक इसमें ये आंसर टैब है जिसमें यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं वो रिकॉर्ड होता है. ICAP को जो आंसर सबमिट होता है वो यहीं से होता है और एक्सेल इज़ जस्ट फॉर वर्किंग. सो क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसमें हम डिस्कशन का है नहीं, तो इसमें हम एक्सेल ही यूज़ करेंगे, फिर उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे. अब इसमें एक मेथड ये है कि आप इसको पूरे को सिलेक्ट करें एक्सेल को एंड इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दें. जो अकाउंटिंग का नंबर होते हैं उसमें आप कन्वर्ट कर दें. नंबर्स पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये कॉमा आ गया ना. अब इस पे मैंने क्लिक किया तो ये सारे सेल कॉमा स्टाइल आ गया और ये डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेगा और 2 डिजिट जाने दें, हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है. स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं हम. Prepare AL's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2023 in accordance with the requirements of IFRS. और बोल्ड में लिखा हुआ है कि allocation of profit or loss and other comprehensive income attributable to non-controlling interests and owners of the parent are not required. मतलब ये हमें जो allocation करते हैं बाद में वो नहीं चाहिए, सिर्फ profit चाहिए हमें consolidated का. ठीक है, आप रीड करना स्टार्ट करते हैं इसको. Following are the draft statement of profit or loss and other comprehensive income of AL, BL and CL for the year ended 31 दिसंबर 2023. रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल है, GP, एडमिन एक्सपेंस आ गया, फाइनेंस कॉस्ट आ गई एंड नेट प्रॉफिट. उसके बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई. अदर इन्फॉर्मेशन है ऑन 1 मार्च 2023. 1 मार्च अब हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 23. ये ड्यूरिंग द ईयर हमने इसको अक्वायर करा है. ये ऑप्टेन कंट्रोल ऑफ BL को अक्वायर करा 70% शेयर होल्डिंग एट द फॉलोइंग कंसिडरेशंस. और मैं सिर्फ जस्ट क्वेश्चन को स्किम कर रहा हूँ ताकि पता चले कि कौन मुझे डिटेल में किस किस चीज़ की वर्किंग बनानी है ना. इसमें 3 कंसिडरेशंस के पॉइंट हैं. कैश में दिए है, फर्दर कैश पेमेंट है और उसके बाद हमने शेयर बेस ऑफ पेमेंट को रिप्लेस करा है. उसके बाद कैश पेमेंट रिकॉर्ड की गई है. उसके बाद BL के नेट फेयर वैल्यू नेट, ठीक है. उसके बाद AL इज़ आवर सेकंड CL इज़ आवर सेकंड सब्सिडरी जिसको एक्वायर करा है. एक्वायर्ड 80% ऑफ CL. ये फॉरेन सब्सिडरी है तो इसके एडजस्टमेंट ज़्यादा होंगे, तो इसके केस में हमें स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स भी बनाना होगा और बाकी भी इसके फेयर वैल्यू ट्रांसलेशंस की चीज़ें होंगी. ठीक है, उसके बाद एक्विजिशन रेट, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये FL का बता रहा है एंड CL का बता रहा है. उसके बाद एक्सचेंज रेट गिवन है चूँकि फॉरेन सब्सिडरी है और उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स है. इनकम एंड एक्सपेंसेस अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है. एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन BL ऑन एक्विजिशन डेट इज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ फेयर वैल्यू एंड जो CL का है वो है एक्विजिशन रेट एट इट्स फेयर वैल्यू, मतलब फुल गुडविल मेथड है. CL और BL जो है वो प्रोपोर्शनेट है. एट ईयर एंड इट वाज असेस्ड दैट ऑल गुडविल, मतलब दोनों कंपनीज की जो गुडविल है हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 20%. डिस्काउंट रेट ऑफ 14% मे बी, ठीक है. डिस्काउंट रेट कहीं हमें काम आएगा एडजस्टमेंट्स को सॉल्व. अब ठीक है, इसमें बाकी जो फर्दर सेल और इंटर कंपनी सेल्स एंड परचेज का डेटा नहीं दिया, सिर्फ 2 सब्सिडरी हैं उसको एक्वायर करा है, उसकी गुडविल है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है. मतलब इस तरह से इसको हम अप्रोच करेंगे. अब सबसे पहले हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर देंगे. इसमें जो फॉर्मेट है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हम खड़ा कर देंगे. इसमें हम आते हैं AL, क्या नाम है इसका पूरा, एप्रॉन लिमिटेड.
या एप्रॉन लिमिटेड, एप्रॉन लिमिटेड consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended with this December 2023. रुपीज इन मिलियन कर देते हैं यहाँ पर, रुपीज, ठीक है। यहाँ पर लिखता है रेवेन्यू, अब मैं वर्किंग के हिसाब से रेवेन्यू को जो भी फिगर्स दिए हुए हैं इसको पुट कर देता हूँ, क्योंकि कंसोलिडेशन है, कोई एसोसिएट का केस नहीं है, ये दो सब्सिडीज हैं तो दोनों का रेवेन्यू तो आना ही है। दोनों को हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर करा है, इसको 1 मार्च को एक्वायर करा है और सेकंड वाज एक्वायर्ड ऑन एक्विजिशन एट फेयर वैल्यू इक्वल 1 मई। मतलब जो हमारी फॉरेन सब्सिडी है वो 8 महीने हैं हमारे पास, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ। एंड जो हमारी लोकल सब्सिडी है बीएल, ये हमारे पास 10 मंथ है, तो हमारा जो इसका रेवेन्यू है वो प्रोपोर्शनेट होगा अकॉर्डिंगली। तो मैं इसको साथ साथ इसके नंबर्स जो है वो पुट करता जा रहा हूँ वर्किंग में। 1485 सेल्स रेवेन्यू, ठीक है, 924 आ गया, लेकिन ये 10 मंथ का है तो इसको मैं 10/12 कर दूंगा प्लस। और ये अब ख्याल रखना है कि फॉरेन सब्सिडी में जो नंबर दिए हुए हैं ये 1000 इन कॉमन है और यहाँ पर रुपीज़ इन मिलियन है, तो ये 5.5 मिलियन इसको हम कंसिडर करेंगे, 5.5। और हाँ, जो फॉरेन एक्सचेंज इसका जो कन्वर्जन रेट है वो एवरेज रेट होगा, ठीक है। और चूंकि हमने इसको एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर में अक्वायर नहीं कराया, ड्यूरिंग द ईयर अक्वायर कराया, मतलब 1 मई को अक्वायर कराया, तो मई से दिसंबर का जो एवरेज रेट होगा ये 168, यही हम इसको यूज़ करेंगे कन्वर्जन में। तो इसको हम 5.5 मल्टीप्लाई बाय 168 मल्टीप्लाई बाय ये 8 महीने की हमारे पास थी सब्सिडी, उसको 8/12 कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में प्लस करके इसको छोड़ दिया है। अगर कोई एडजस्टमेंट होगी इंटर कंपनी की तो फिर उसको हम इस तरह से करेंगे। मैं कॉस्ट ऑफ सेल पे आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल 700, 700 BL 528 10/12 एंड CL 2.5, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 महीने की हमारे पास, और इसका जो एवरेज रेट है हमारे पास 168 कन्वर्जन रेट, प्लस करके छोड़ दिया इसको मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इसके बाद हमारे पास, और एडमिन कॉस्ट। अब क्योंकि फॉरेन सब्सिडी है और इसके जो ये जो स्कीम करते वक्त हमें ये पता चला है कि इसके कंसिडरेशंस में भी डेफर्ड कंसिडरेशंस और ये चीज़ें हैं, तो एडमिन कॉस्ट को मैंने की अलग से हम रेफरेंस दे देंगे वर्किंग है। इसमें F2 काम नहीं करता, तो हमें फार्मूला बार में जाके या उस सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि इसको एडिट करेंगे ना, सेल को एडिट करते वक्त हमें या तो फार्मूला बार पे क्लिक करना पड़ेगा या तो सेल पे डबल क्लिक करना पड़ेगा माउस से। तो मैं फार्मूला बार में जाके इसको वर्किंग अलग से मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल को कंसीडर करूँगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं। रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल में इतनी एडजस्टमेंट्स नहीं होती, यूजुअली इंटरकंपनी सेल्स होंगी और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वगैरह अगर कोई होता है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, इसलिए मैंने रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल को यहाँ पर ही शो कर दिया है। एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एडमिन कॉस्ट के बाद जो है फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट को भी मैं अलग से वर्किंग 1.1 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आएगी, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव। इसको मैं ज़रा थोड़ा स्पीड से कवर करवाऊँगा। आई अज़्यूम कि आपने कंसोलिडेशन के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिकैप कर लिए हैं, और जो कुछ नए टॉपिक कॉन्सेप्ट्स इसमें टेस्ट हुए हैं उसको मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँगा इस क्वेश्चन में कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर सवाल का जो है वो मैंने बना दिया है। अब जो बीएल की सब्सिडी हमने एक्वायर करा है बीएल, इसकी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग 2 कर लेते हैं इसको हम।
वर्किंग टू गुडविल से पहले हम करते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। तो सोना सोना बी है। इसमें हमें रिपोर्टिंग डेट की फिगर नहीं चाहिए होगी क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो हमें इसका एसओएफपी का सवाल नहीं है, पीएनएल का है, तो पीएनएल में हम ऑलरेडी उसको ले रहे हैं, तो रिपोर्टिंग डेट की नीड नहीं होगी। हमें सिर्फ एक्विजिशन डेट चाहिए क्योंकि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है और क्वेश्चन में गिवन है एट द एंड के ऑल गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 20%। हमें इम्पेयरमेंट लेने के लिए ये चाहिए। देखते हैं एक्विजिशन डेट में इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ये जो फर्स्ट है शेयर होल्डिंग कैश पेमेंट, ये कंसिडरेशन के ये तीनों पॉइंट्स कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन की है जो हमने पैसे दिए हैं, मतलब इसमें नेट एसेट्स नहीं दिए हुए ऑन द एक्विजिशन डेट बीएल। सेकंड एडजस्टमेंट जो है फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स वाज इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू ऑफ 840 मिलियन। ठीक है, फेयर वैल्यू गिवन है 840। उसके बाद क्या है, BL's inventory whose fair value was higher than its carrying value by 70 million by the year end. 70% of these inventory items has been sold by BL at प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40 मिलियन। ठीक है, इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू 70 मिलियन है, तो इसको फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एडजस्ट करने के लिए हम कहते हैं जब भी हम सब्सिडी को एक्वायर करते हैं तो इसकी एक चीज़ ये होती है कि सब्सिडी के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो होती हैं उसको हम फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं, तो ये फेयर वैल्यू गिवन है। और उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट गिवन है कि 10% बैंक लोन 450 मिलियन इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 28 फेब and entire principal is due on 28 Feb 2024 on the acquisition date market rate for the similar loan was 14%। अब ये एडजस्टमेंट उसने टेस्ट करी है फ्रॉम IFRS 9 फाइनेंशियल लाइबिलिटी, उसको जो हम रीमेजर करते हैं हर ईयर एंड पे रीमेजर करते हैं। रीमेजर कैसे करते हैं, फेयर वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट। हमने 10% पे लोन लिया है और मार्केट रेट पे 14% है, तो उसका मतलब ये है कि इसकी मार्केट रेट कुछ डिफर, इसका जो फेयर वैल्यू है वो डिफर करेगी, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्काउंट करते हुए। 28 फेब हमने इसको एक्वायर करा है 1 मार्च 2023 और 28 फेब 2026 पे ये लोन जो है वो मैच्योर हो जाएगा और 28 फेब पे हम उसकी सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करें, तो 23 पे हम खड़े हुए हैं, 24, 25, 26 मतलब 3 साल का जो है ये लोन का टेन्योर है। 3 साल हम इंटरेस्ट देंगे 10% पे और तीसरे साल के एंड पे हम उसको प्रिंसिपल भी रीपे कर देंगे, इसको हम डिस्काउंट करते हैं लोन की। मैं एक अलग से वर्किंग बना देता हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन ही है, यस बैंक लोन 3 साल है, तो ईयर 1, 2, 3। अब इसको आप इग्नोर कर देंगे, डेसिमल के बाद 2 दे रहे हैं, डिजिट दे रहा है, इस पे कोई वो नहीं होना चाहिए, अ, इसका कोई वो अफेक्ट नहीं होगा आपका। सो इंटरेस्ट प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना है 450 का 10%। ठीक है, कंट्रोल सी करा मैंने, यहाँ से सिलेक्ट करा कंट्रोल वी, कंट्रोल सी सिलेक्ट कंट्रोल वी, प्रिंसिपल 450 मिलियन हम एंड पे देंगे। अब मैं इसको सम कर देता हूँ, दिस प्लस दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा तो ये फार्मूला पेश कर देगा। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, पी वी एट मार्केट रेट इज 14%। 14% में मैं इसको वो करूँगा, ये ईयर्स है ना, ईयर्स इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय, अब प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 14% 1.14 पावर पावर दिस 1 है, ठीक है ना। अब ये पावर का साइन कैसे आया, ये जो डिजिट्स दिया हुआ है ना कीबोर्ड में, 6 डिजिट के पास 6 डिजिट में जो एक साइन है शिफ्ट प्लस, वो आप साइन दबाएंगे तो ये साइन जो आपको शो हो रही है अभी ये आ जाएगी। इसको मैं एंटर करा तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है, 2 सेल जो रह गए हैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दिया तो इसने फार्मूला पेस्ट कर दिया, सारी प्रेजेंट वैल्यू आ गया। मैं इसका सम चाहिए, इक्वल्स टू सम सेलेक्ट करते हैं, इसका हमें सम चाहिए, ये इसकी फेयर वैल्यू आ गई और हमारे पास बुक्स में है 450 मिलियन की लाइबिलिटी और जो कि उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 408, मतलब 40 इतने से लाइबिलिटी ज़्यादा रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस में आना चाहिए पोजीशन डेट पे। ठीक है, बैंक लोन। अब हमें इसके जो रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है ना उसका भी
हमारे बैक इन द माइंड चलना चाहिए कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा। अब क्योंकि हमने इस फेवरेट पे रिकॉर्ड कर दिया, अब इसका इंटरेस्ट भी अक्रू होगा, और चूँकि इंटरेस्ट भी अक्रू होगा, वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा और उसको हमें बाकी एडजस्टमेंट में देखना होगा। फिलहाल हमारा फोकस है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बस ये 2 एडजस्टमेंट थी फेयर वैल्यू की, जो कि हो गई हैं ऑलमोस्ट, एंड टोटल आ जाएगी एक्विजिशन एट सम, मैंने कर दिया इसका। अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल BL, अब इसमें कंसीडरेशन तो है, इसमें कुछ अच्छी खासी चीज़ें हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस। कैश पेमेंट ऑफ 700 मिलियन इंक्लूडिंग एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन। अब ये वो कॉस्ट है, 15 मिलियन की कॉस्ट जो है फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, कैश पेमेंट कंसीडरेशन में एक्विजिशन कॉस्ट तो नहीं आनी चाहिए। एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो सेपरेटली P&L में चार्ज हो जाएगी, जो कि हम एडमिन एक्सपेंस में उसको दे देंगे। अब इसको आप कोई टिक कर दें या इस तरह से आपको पता चले बाद में कि इसको हमें कंसीडर करना है, 15 मिलियन वाला को है ना, इसको कंसीडर करना है। अब 7 इज टू 700 माइनस 15, कैश पेमेंट हमने दे दी। फर्दर कैश पेमेंट ऑफ 120 मिलियन टू बी पेड इन Feb 24, हम 23 पे खड़े हैं, 1 साल के बाद होगा। इफ BL's नेट प्रॉफिट वुड मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंसीडरेशन एक्विजिशन वाज 80 मिलियन। फेयर वैल्यू इसकी गिवन है, मतलब डिस्काउंटेड करके जो भी इसने दे दिया, तो फेयर वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसीडरेशन इसको हम कंसीडर करेंगे 80 मिलियन है। उसके बाद है इशुएंस ऑफ शेयर ऑप्शंस to BL's CEO to purchase AL's share. These options would replace the share options issued by BL to him on 1st March 21. The original share option vested on 28 Feb 2023 and had fair value of 56 and 72 million are at 1st March 2021 and 1st March 2023 respectively. The replacement share options issued by AL does not require further services by the BL's CEO and had fair value of 117 million and 136 million on 1st March 2023 and 31 दिसंबर 2023। अब ये एक थोड़ी ट्रिकी एडजस्टमेंट है, ये फर्स्ट टाइम इसने FFR लेवल पे ये पूछा है कंसिडरेशन में कि IFRS 2 को भी मिला दिया। अब अकॉर्डिंग टू IFRS 2 हम इसकी जो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे वो लेंगे जो सब्सिडी के बुक्स में एक्विजिशन के डेट पे जो उसकी फेयर वैल्यू है, एक्विजिशन के डेट पे सब्सिडी के बुक्स में जो SBPR की फेयर वैल्यू है वो हम लेंगे, क्योंकि हम एक तरह से ये जो है ना, ये सब्सिडी की ऑब्लिगेशन है। ये अगर हम सब्सिडी को अक्वायर नहीं करते तो ये सब्सिडी को देना होता CEO को, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के नाम से। तो सब्सिडी का फेयर वैल्यू उस दिन के जो है वो सब्सिडी को देना होता, मतलब डिस्चार्ज करना होता अपनी ऑब्लिगेशन को। अगर वो हम दे रहे हैं तो हम ही उतना ही हमें देना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि हमने जो दिया है CEO को, जो शेयर बेस्ड पेमेंट को रिप्लेस कर रहा है, उसकी फेयर वैल्यू 117 मिलियन है। अब हम अपने शेयर दे रहे हैं, उसकी अलग शेयर प्राइस है। अब हमारे ऊपर है कि हम फॉर एग्जांपल एक मिनिमम ऑब्लिगेशन जो है फेयर वैल्यू की वो 72 मिलियन है, जो कि सब्सिडी के बुक्स में है जब हमने सब्सिडी को अक्वायर करा है 1 मार्च 2023 को। ये हमें देना चाहिए, ये हमें मिनिमम अमाउंट है जो को पे करना है, और हम उसको 117 दे रहे हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो वो हम अपने P&L में सेपरेटली उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। डिफरेंस 117 माइनस 72 का जो डिफरेंस होगा वो P&L में एक्सपेंस आउट कर देंगे, लेकिन कंसीडरेशन में हम 72 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसमें एक और केस भी है जो कि ICAP ने इसमें पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है फ्यूचर में, वो ये है कि इसने ये बोला है कि शेयर ऑप्शन जो इशू है ना, AL डज नॉट रिक्वायर फर्दर सर्विसेज ऑफ द BL CEO। मतलब फर्दर सर्विस का मतलब ये है कि ये जो शेयर बेस्ड ऑप्शन है ये वेस्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट आती, उसमें ये बताता कि सब्सिडी के बुक्स में एक शेयर बेस्ड पेमेंट था जिस में वो 2 साल हो चुके थे, 1 साल अभी रहता है वेस्ट हुए और हमने सब्सिडी को अक्वायर कर लिया, और सब्सिडी के बुक्स में उसकी जो फेयर वैल्यू है वो 72 मिलियन है ऑफ द इंटायर ऑप्शन। मतलब इंटायर ऑप्शन की जो फेयर वैल्यू है वो 72 मिलियन है। उसमें अगर तीनों साल इंक्लूडेड हैं उस फेयर वैल्यू में, तो हम सिर्फ उसको एलोकेट करेंगे, जो फेयर वैल्यू होगी उसको 2/3 की, क्योंकि सब्सिडी ने 2 साल की सर्विसेज ली है, तो सब्सिडी अगर आज उसको ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने जाता तो सिर्फ 2 साल तक का ही अमाउंट पे करता, तो इसलिए हम उसको एलोकेट करते 2/3
और बाकी जो 1 साल हम बीइंग हमारी सब्सिडी पेरेंट अगर सर्विसेज ले रही होती है सीईओ से या जो भी एम्प्लॉइज हैं सब्सिडी के उनसे, तो वो पेरेंट अपने पीएनएल में सेपरेटली एक्सपेंस आउट करेगा। ठीक है, और वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा, उसको हम एलोकेट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन हो गया। उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट, पेमेंट रिप्लेसमेंट 72 है। और बीएल को इसने बताया हुआ है कि नॉन कंट्रोलिंग ऑफ जो बीएल है उसको हम प्रोपोर्शनेट पे वो करते हैं, तो हमें उसकी करने की ज़रूरत नहीं है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टोटल कंसिडरेशन आ गई। अब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जो कि हमने ये कैलकुलेट कर लिए थे, इज इक्वल टू, ये मैंने करा मल्टीप्लाई बाय, हमने कितना परसेंट अपेयर करा है, आई थिंक 70% है, यस 70%, 0.7 कर दिया मैंने, आ गया। गुडविल आ गई दिस माइनस दिस, ये हमारी आ गई गुडविल ऑफ बीएल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अब हमारा फोकस ये होगा कि ये जो एक ट्रांज़ैक्शन थी, इसके सारे पीएनएल के जो इम्पैक्ट है उसको हमें पुट करते जाना है। इसकी पहली बात तो ये है कि ये इम्पेयर हुई है हमारी गुडविल 20% से, उसका 20% इज़ इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करना है हमें। ठीक है, एंड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो है वो हमने 70% सेल कर दिया, मतलब 70% सेल कर दिया, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होगी तो क्या होगा उसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो अंडर स्टेटेड है विद 70%, जो कि जिसकी फेयर वैल्यू थी 70 रुपीज़। तो 70 रुपीज़ का जो 70% है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाना चाहिए। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 70, मतलब फेयर वैल्यू है इसका 70% में सेल कर दिया, तो ये 49 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाना चाहिए। इसको मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाना, यहाँ पर क्लिक करा फार्मूला बार पे, प्लस मैंने 49 कर दिया। ठीक है, और रेवेन्यू में और कोई इंटर रेवेन्यू इस ट्रांजेक्शन से हमारा कोई इंटर कंपनी सेल्स वो नहीं है। और एडमिन कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है। अब एडमिन कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट की मैं एक अलग से वर्किंग बना लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं वर्किंग वन, एडमिन कॉस्ट बीएल, बीएल की एडमिन कॉस्ट कितनी है, 320 मिलियन। और सॉरी, बीएल की, बीएल की जो है वो 156 मिलियन है, लेकिन हमारे पास 10 महीने था सिर्फ, तो हम इसको 156 इंटू 10/12 लेंगे। और सीएल जो है ये हमारे पास 8 महीने था, तो ये 1.8 मिलियन है। ठीक है, और हमारा एवरेज रेट था वो 168 था, कंफर्म कर लें 168 इक्वल्स टू 1.8 मिलियन, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 8/12। ठीक है, ये तो गिवन थे। अब हमें इस एडजस्टमेंट्स की वजह से इम्पेयरमेंट है अपनी इसकी गुडविल, इम्पेयरमेंट गुडविल, गुडविल इम्पेयरमेंट बीएल इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर किया तो इसका इम्पेयरमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद इन्वेंट्री का मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दिया है। और जो ये बैंक लोन का डिफरेंस है ये तो हम फाइनेंस कॉस्ट में इसको कंसीडर करेंगे। एंड यस, ये जो एडमिन कॉस्ट है इसमें सिर्फ अ, यही हाँ, ये जो 15 मिलियन था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये भी 15 मिलियन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड सब्सिडरी पे ऊपर। ऑन एक्विजिशन एट बीएल फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स इक्वल टू द कैरिंग वैल्यू 840 मिलियन, ये तो बीएल है। फर्स्ट में 80% ऑफ फॉरेन सब्सिडरी का हमें स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बनाना होगा। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। वर्किंग थ्री का नाम दे देते हैं सोना, सी एल इज आवर फॉरेन सब्सिडरी। रिपोर्टिंग डेट
एक्विजिशन डेट, अब इसमें रीड करते हैं क्या चीज़ें हैं। 7 मिलियन से हमने एक्वायर किया है। पेड कैश ऑफ फर्दर अमाउंट ऑफ 3.5 मिलियन पेबल ऑन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब 2 साल के बाद। ओनली कैश पेमेंट वाज रिकॉर्डेड एज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेट एसेट्स हमें चाहिए। ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ सेल्स नेट एसेट्स फॉर इक्वल टू द कैरिंग वैल्यू ऑफ 8.8 मिलियन एक्सेप्ट फॉर, ठीक है, कैरिंग वैल्यू एफवी ऑफ नेट एसेट्स। एक्विजिशन डेट पे हम पढ़े 8.8, ठीक है। एक्सेप्ट रिसर्च रिलेटिंग द न्यू प्रोडक्ट व्हाट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, रिसर्च एक्वायर्ड रिसर्च ये बन जाती है जब हम सब्सिडी को एक्वायर करते हैं, तो IAS 38 के मुताबिक हमें इसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए कंसोलिडेटेड SOFP में। तो हम इसकी फेयर वैल्यू लेंगे रिसर्च की। Was initially estimated by AL's management 1.2 million. After acquisition, an expert was hired to calculate the fair value of the research. The expert reported after 2 months that the acquisition date, the fair value, and the remaining useful life of the research. अच्छा, इसकी जो फेयर वैल्यू में डिफरेंस है, ये प्रोविजनल फेयर वैल्यू है। एक्विजिशन डेट पे हमें फाइनल जो फेयर वैल्यू वो नहीं मिली, तो हमने प्रोविजनल फेयर वैल्यू पे वो कर दिया। IFRS 3 कहता है कि अगर प्रोविजनल फेयर वैल्यू को रिकंसिडर कर सकते हो विथ न्यू इन्फॉर्मेशन जो कि आपको अवेलेबल हुई है विद इन 12 मंथ, लाइक आपने जब अक्वायर करा उसके नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अंदर आपको अगर न्यू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि इसकी जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है वो चेंज है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। विद इन 12 मंथ ऑफ एक्विजिशन हमने अक्वायर करा 1 मई को, और द एक्सपर्ट रिपोर्टेड आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ दैट एक्विजिशन डेट, मतलब 2 महीने के अंदर, तो हम इसको गुडविल को रीस्टेट करेंगे। अगर हमने अक्वायर कर गुडविल को कैलकुलेट कर लिया होता एट एक्विजिशन डेट, क्योंकि अब हमें पता चल गया, तो हम 1.8 मिलियन की जो फेयर वैल्यू है इसी को ही कंसिडर करेंगे फाइनल फेयर वैल्यू को, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ रिसर्च 1.8 मिलियन है। अब इसकी रिमेनिंग जो लाइफ है वो 8 साल है, और उसको हम अमोर्टाइज भी करेंगे। ऑन एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ NCI, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसका। तो मैंने इसको सम कर देते हैं इसको, ये आ गया, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वही होगा। अब इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अमोर्टाइज करूँगा इसको, ठीक है, 8 साल के ऊपर, इज इक्वल टू दिस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अब एक्सेल में जो कैलकुलेशन है ना वो बहुत ही आपको सेंसिटिव होकर करना पड़ता है कि ब्रैकेट अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो पूरी कैलकुलेशन ही वो रॉन्ग देगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका एक्सेल पे इस तरह से हाथ सेट नहीं है तो फिर आप कैलकुलेटर पे ही इसको सॉल्व करें। यहाँ पर सिर्फ आप उसकी वर्किंग शो कर दें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको आपने इसको फाइनल कैलकुलेशन कैसे करा है। और अ, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आप अगर कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल सही जो आंसर है वो सही ही आएगा, क्योंकि आपने कैफ तक पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करा है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। माइनस दिस, ठीक है, डिवाइड बाय 8 महीने इसकी जो लाइफ है, मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ, मतलब हमने 1 मई को कर तो 8/12, ये इसका जो है अमोर्टाइजेशन आ जाएगा 8 साल और 8/12 की अमोर्टाइजेशन आएगी। इसमें से ये माइनस करेगा तो हमारे पास इतना रिसर्च बचा एट रिपोर्टिंग डेट। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट भी तो होगा, उसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। प्रॉफिट एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ने जो दी हुई है, क्या होगा, सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है सॉफ्टवेयर, चल जाओ भाई। एक सेकंड में इसको दोबारा से पॉज करता हूँ, ये सेल कहीं हिल ही नहीं रहा। हाँ, ये अब रिस्टोर हो गया है। पहले ये सेल हिल ही नहीं रहा था, कहीं पता नहीं क्या हो गया था इसको। प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लेंगे हम इसका, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब जो इसका प्रॉफिट जो है ये पूरे साल का है, जो इसमें गिवन है 1.2 मिलियन एफ डॉलर कुछ है, 1.2 मिलियन ये पूरे साल का हमने ड्यूरिंग में ये रिक्वायर करी है 8 महीने, तो ये इसको हम प्रोपोर्शनल करेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर थ्रू होते हैं। तो हम इसको 8 महीने के ऊपर वो करेंगे, क्योंकि जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो गिवन है इसके अंदर एक्विजिशन डेट पे, इसके अंदर 4 महीने का प्रॉफिट ऑलरेडी होगा। तो हम इसको वो कर रहे हैं 1.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 8/12, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट 8 महीने का। इसको मैंने कॉपी करा,
ठीक है, इसके अंदर जो है तीसरा सेल है ही नहीं, इसको मैंने इंक्लूड करके कॉपी करा, मैंने पेस्ट कर दिया, फार्मूला इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया। गुडविल पे कैलकुलेट करते हैं इसकी, गुडविल सीएल कंसिडरेशन, क्या है कंसिडरेशन देखते हैं इसमें। 80% अक्वायर करा है शेयरड सीएल पर 7 मिलियन, ठीक है, कैश 7 मिलियन। फर्दर अमाउंट ऑफ 3.5 मिलियन पेबल, ये डेफर्ड कंसिडरेशन है, जो कि हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे वो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, इसका डिस्काउंट रेट नीचे ये गिवन है कि आई डिस्काउंट रेट ऑफ 14% में बी यूज व्हेन एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन, ठीक है ना, यहाँ पर रिक्वायर्ड है लेकिन गिवन नहीं है। 3.5 मिलियन 2 साल के बाद हम देंगे। हम आज खड़े हैं 23 पे, 24 25, 2 साल के बाद इसको डिस्काउंट कर देंगे। इज इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाई 1.14 पावर 2 कर दिया, ये आ गया। दिस प्लस दिस क्या हो गया, कंसीडरेशन। उसके बाद चूंकि इसमें गिवन है कि हम जो है ये इसको पता नहीं क्या हो गया, नया टैब खुल गया, चलो कोई नहीं। एनसीआर इसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, जो सीएल की एनसीआर है, while AL values NCR in CL at acquisition at its fair value or fair value given at acquisition, did fair value of NCR interest in CL was estimated 2.2 million। तो हम यहाँ पर आते हैं, fair value of NCR 2.2 मिलियन, ये टोटल आ गया। अब आ गया इसमें लेस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जो है इक्वल्स टू कौन सी है एक्विजिशन वाली, ये, ठीक है। दिस माइनस दिस, ये हमारे पास गुडविल आ गई। इम्पेयरमेंट 20%, सब में उसने बोला हुआ है 20% इसकी इम्पेयरमेंट भी आ गई। उसके बाद क्या था, जो हो गया। अब हमें फॉरेन जो इसका ट्रांसलेशन जो गेन होगा ना, फॉरेन सब्सिडी का जो फॉरेक्स का जो गेन लॉस होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। उसका एक फॉर्मेट है, उसके थ्रू हम उसको करते हैं कैलकुलेट कैसे होगा। उसके बाद हम फाइनेंस कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। ये डेफर्ड कंसिडरेशन है तो इसका अनवाइंडिंग इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में जाना चाहिए, और डेफर्ड कंसिडरेशन है तो ये पेबल हमारे पेरेंट के बुक में होगा, और ये मॉनेटरी एसेट है एज पर पेबल जो है वो एज पर IS 21। तो इसका जो फॉरेस्ट गेन लॉस होगा वो भी फाइनेंस कॉस्ट में नेट ऑफ करके फिर उसको हम करेंगे, ठीक है। तो नेट ऑफ करके फाइनेंस कॉस्ट में उसका इम्पैक्ट शो करेंगे, और उसके बाद जो गुडविल का इम्पेयरमेंट है ये जो है ये हम एडमिन एक्सपेंस जो है उसमें हम शो करेंगे, ठीक है। अब इसका जो फॉरेन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी गेन लॉस जो है ना वो हम देखते हैं। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, CL का ये फॉर्मेट है, या आप उसको याद कर लें या जो भी है, और एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। कैसे इसको हम देखेंगे, लिखेंगे फेयर वैल्यू नहीं, जो फॉरेन करेंसी है $, ठीक है, रेट PKR, ठीक है, FV ऑफ नेट एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन रेट, क्या थी फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन, ये थी 10.6, यस CL। और रेट एक्विजिशन रेट वाला रेट इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। एक्विजिशन हमने किया फर्स्ट मई को, 176 का रेट है, ठीक है, 176 इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मैंने कर दिया। अब ये हैश वैश दिखा रहा है, इसमें हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आ भी जाएगा, कोई मसला नहीं। उसके बाद हमें चाहिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था, सोना में ही कैलकुलेट कर लिया था, कहाँ गया ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब ये P&L आइटम है तो एवरेज रेट इज 168, इसको मैंने कॉपी करा, ये फार्मूला लगा हुआ है, इसको मैंने पेस्ट करा तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला पुट करता है। अब मैं इसके इसमें से वो कंपेयर करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट क्लोजिंग डेट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट
रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, इजिकल्स टू रिपोर्टिंग डेट हमने सोना में से निकाल लिया था 11.25, और ये क्लोजिंग नेट एसेट्स हैं जिसको हम क्लोजिंग डेट पे वो करेंगे, ट्रांसलेशन ज्ञान को वो करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम इसको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करेंगे। क्लोजिंग रेट इज 164, 31 दिसंबर 164। फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया, पेस्ट करा। अब ये जो है एक्विजिशन प्लस प्रॉफिट जो है अपना, इसको मैं अच्छा होगा इसलिए कि मैं स्पेस दे दूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैंने कंट्रोल वी कर दिया, चल जा कंट्रोल वी। ये हैंग हो जाता है कंट्रोल एक्स लगाने से। लेट मी पॉज इट। ये रिजॉल्व होता है तो फिर मैं दोबारा से इसको रिज्यूम कर। जी, ये रिजॉल्व हो गया है। ये कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करने से हैंग हो जाता है। ये कुछ इसके ग्लिचेस हैं सॉफ्टवेयर के। आई होप ये एग्ज़ाम में आपको फेस नहीं होंगी, लेकिन आपको ने केयरफुल रहना है कि अगर इस तरह से इसमें सॉफ्टवेयर जो प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है इसमें भी मसला आ रहा है तो फिर आप अपने एग्ज़ाम में कोशिश करें ये जो शॉर्टकट है इसको अवॉइड करें, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। दिस प्लस दिस 168 हो गया, और अब मैं इसको माइनस करूँगा 155। 155 का जो है इसने हमें बताया कि ये फॉरेन करेंसी का आ गया है अपना लॉस। ये क्लोजिंग पे इतना था, ओपनिंग पे मतलब ओपनिंग प्लस पोस्ट पोजीशन प्रॉफिट ऐड करने के बाद इतना था, लेकिन क्लोजिंग पे ये आ गया, तो ये हमारे पास लॉस हो गया है। अच्छा, इसमें एक एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी, ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है मैंने ये ले लिया। इसमें गलती क्या है कि जो हमने रिसर्च जो कॉस्ट थी इसका जो अपना अमोर्टाइजेशन है वो तो इसमें इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं है, तो हमें इसका डिफरेंस लेना चाहिए, दिस माइनस दिस। ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है जो कि नेट ऑफ अमोर्टाइजेशन वाला है, तो मैं इसको यहाँ पर लिंक करूँगा ये। ठीक है, और ये मैंने वो कर लिया, एंड 129 129 का जो है ये आ गया अपने पास लॉस, फॉरेन करेंसी लॉस है जो कि ओसीआई में शो होगा, जो कि सिर्फ एसेट्स पे लॉस है, गुडविल पे नहीं आया अभी तक। गुडविल पे हम सेपरेटली इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? गुडविल हमने हमारे पास ये रही, ठीक है। आफ्टर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट जो है इसको मैं क्लोजिंग रेट पे वो करके वो कर दूंगा डायरेक्ट, अपना एडमिन कॉस्ट में शो कर दूंगा। आफ्टर इम्पेयरमेंट गुडविल देखते हैं कितनी, दिस माइनस दिस, ये हमारे पास गुडविल है। और हमारे पास ओपनिंग जो रेट था, एक्विजिशन रेट पे जो रेट था वो था 176, और क्लोजिंग रेट है ये 164, तो 176 माइनस 164 इतने से हमारे पास गुडविल जो है कम होगी, मतलब लॉस आएगा, गुडविल पे भी लॉस आएगा। एसेट हमारा इज इक्वल टू 176 माइनस 164, ये डिफरेंस है, मतलब 12 रुपये पर ये दिस मल्टीप्लाई में मैं ये करूँगा तो गुडविल पे इतने का वो आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ये मैं यहाँ पर गुडविल फॉरेक्स लॉस ऑन गुडविल, फॉरेक्स में फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है, तो आप फुल भी लिख सकते हैं, मैं फार्मूला में थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मिला के हमारे पास जो लॉस आया है वो कितना है, 142। 142 का जो लॉस है ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो होना चाहिए, जो कि हमें सब्सिडी को जो हमने एक्वायर करा है उस पे आया है। उसके बाद हमने फॉरेन करेंसी लॉस कैलकुलेट कर लिया, गुडविल भी हो गई, गुडविल की इम्पेयरमेंट। अब एडमिन कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। गुडविल इम्पेयरमेंट इसकी शो करते हैं, गुडविल इम्पेयरमेंट जो है सीएल की, सीएल की इम्पेयरमेंट ये थी, और क्लोजिंग डेट का जो रेट था दैट वाज 170, नहीं 164 था, क्या था 164। इसको मैं 164 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 164, 42, 42.4 जो है इसकी गुडविल की इम्पेयरमेंट आ गई। और अब हम देखते हैं कि कौन सा इम्पैक्ट अभी रह गया है। पोस्ट एक्विजिशन भी आ गया, और इसमें हमें अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ रिसर्च,
जो CL की एक्विजिशन पे आया था हमारे पास ना। ये रहा रिसर्च, इसकी अमोर्टाइजेशन कितनी थी, इसका डिफरेंस है अमोर्टाइजेशन, दिस माइनस 9 फॉल्स। चलो कोई नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.8 था और 8 साल उसकी लाइफ थी। एंड 8 महीने हमने सब्सिडी को अक्वायर करे हुए 8 महीने हो गए थे, तो 1.8 मिलियन डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और 12 मल्टीप्लाई बाय अमोर्टाइजेशन पीएनआर आइटम है, इसको हम एवरेज रेट पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ट्रांसलेट करेंगे 168 पे। 168 और 168, यस। अमोर्टाइजेशन 25.2 ऑफ रिसर्च। इसको हम कर लेते हैं, कितना बनना है। और कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही। अमोर्टाइजेशन हो गया, शेयर ऑप्शन का हो गया, अच्छा शेयर ऑप्शन का भी नहीं हो। शेयर ऑप्शन जो है ना, इसमें यहाँ पर जो मैंने इनिशियली बताया था आपको कि सब्सिडी के जो बुक्स में हमने एक्वायर करा उस वक्त 72 था, लेकिन हम सीईओ को जो दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू एक्विजिशन रेट पे 117 की, तो उसका जो ये डिफरेंस है ये हमारा अपना है। अब हमारी मर्जी, हम उसको ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, तो उसका डिफरेंस हम अपने उसमें एक्सपेंस आउट करेंगे, तो ये कंसोलिडेटेड में भी आएगा। तो 117 माइनस 72 का जो ये डिफरेंस है ये हम लेंगे इसमें शेयर ऑप्शन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 117 माइनस 72, 813.36 एडमिन कॉस्ट। अब फाइनेंस पे आते हैं, फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग करते हैं। एडमिन कॉस्ट फाइनल है, ठीक है। अब मैं एडमिन कॉस्ट को है यहाँ लिंक कर देता हूँ। लिंक में वो वैसे फार्मूला कॉपी नहीं करता, सिर्फ नंबर कॉपी करता है, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। और रेवेन्यू है नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल फाइनल है, हमने सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ ली हैं, अब इसको फाइनलाइज़ करते हैं। कैसे? मैंने इसको इस फॉर्मेट में इसलिए यहाँ किया कि वहाँ पर पेस्ट करने में दोबारा मैं फार्मूला पेस्ट करने की ज़रूरत ना हो। ये मैंने ब्रैकेट्स वगैरह को सेंसिटिवली यूज़ करा है। आप अगर यहाँ पर इस पे फ़ैमिलियर नहीं है तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ कॉपी करा, सिर्फ इस ब्रैकेट्स और फार्मूला को टैप करा, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इक्वल्स टू दबा के मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर मारा, तो पूरा ये रेवेन्यू आ जाएगा। आई थिंक यस, रेवेन्यू आ गया। सेम ये वाला, इसमें मैं यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, ठीक है, कॉपी करा, टैब मारा, इक्वल्स दबा के इसको पेस्ट कर दिया, तो ये इसने कॉस्ट ऑफ सेल लेगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट दिस माइनस दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। एडमिन कॉस्ट होगी, फाइनेंस कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, नेट प्रॉफिट आएगा दिस माइनस दिस, ये करने से हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आएगा, जो फॉरेन करेंसी का लॉस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। कैसे, कहाँ चला गया फॉरेन करेंसी, यहाँ पर आते हैं, ये 142 फॉरेन करेंसी, ठीक है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नेट प्रॉफिट आएगा प्लस ये आएगा, तो ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। मैंने फॉर्मूला लगा लिया, अब सिर्फ मुझे फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और पूरा कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर मारना है, तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट पे आते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट। आई थिंक फाइनेंस कॉस्ट वर्किंग 1.1, ये वर्किंग का रेफरेंस अगर कहीं भूल भी जाए तो कॉस्ट मतलब वो नाम से भी एग्जामिनर आप वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपने सही चूज करा है। फाइनेंस कॉस्ट गिवन जो है ALBLCL, ALBLCL, AL की जो है 58 है, ठीक है। BL 10 महीने थी हमारे पास, 72 है, इक्वल्स टू 72 इंटू 10 डिवाइड बाई 12। और CL जो है इसकी फाइनेंस कॉस्ट है ही नहीं, कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट में हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट का कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आएगा। फाइनेंस कॉस्ट कहाँ, एक तो हमें चाहिए जो डेफर्ड कंसिडरेशन थी वहाँ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, लेट मी चेक इट, ये ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं, एक तो बैंक लोन वाला था, जो लाइबिलिटी इसको हम मार्केट रेट पे, क्योंकि हमने इसको इसकी फेयर वैल्यू 408 जो निकाली थी वो डिस्काउंट करा था फ्यूचर कैश फ्लो उसको एट मार्केट रेट, तो उसका इंटरेस्ट भी मार्केट रेट पे जाना चाहिए। और इसमें फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट जो है वो अ, लगाया होगा वो है अपना 10% के हिसाब से लगाया होगा, तो इसका भी इम्पैक्ट जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो डेफर्ड कंसिडरेशन हमने फॉरेन कराया, इस फॉरेन सब्सिडी को एक्वायर करते वक्त शायद 3.5 मिलियन जो हमने 2 साल के बाद देना था, तो ये जो 3.5 मिलियन है इस पे
एक तो फॉरेन करेंसी पे गेन लॉस आएगा और एक तो उसका अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो ये दोनों का इम्पैक्ट हमें लेना पड़ेगा। 3.5 मिलियन। ठीक है, डेफर्ड अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है वो उस पे होगा अपने एवरेज रेट पे होगा 3.5 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट 168 मिलियन आई थिंक। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 8 महीने तक सब्सिडी को हमने अगर करा है 8 महीने में, तो 8.5, और जो इंटरेस्ट रेट चला है वो 14% चला है, तो मैंने ये कर दिया, तो ये आ गया अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट। अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया है 168, 3.5 मिलियन वाज द डेफर्ड कंसिडरेशन। नहीं, 3.5 को नहीं करेंगे हम, जो हमने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे करा था ना, प्रेजेंट वैल्यू पे रेट लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू कहाँ चलेगी डेफर्ड कंसिडरेशन की? सीएल कैश डेफर्ड, ये 2.69 मिलियन, 2.69, 2.69, 2.69। ठीक है, अब फॉरेन करेंसी गेन लॉस, फॉरेक्स गेन। ठीक है, गेन होगा तो लेस करेंगे, तो ब्रैकेट में दे देता हूँ, और अगर लॉस होगा तो ऐड करेंगे। लॉस ऑन डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन वाज 2.69 मिलियन, 2.69 मिलियन। ठीक है, इसका अनवाइंडिंग हमने इंटरेस्ट ले लिया, और एक्विजिशन रेट पे जो हमारे पास फेयर वैल्यू थी, ट्रांसलेशन जो एक्सचेंज रेट था वो 176 था, और यहाँ पर 164, मतलब पेबल के हिसाब से हमारे पास रेट कम हुआ तो हमें कम देने पड़ेंगे, तो ये 12 का जो है ये हमारे पास गेन आया है इस पे। तो इजिकल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 12 कर देता हूँ, तो ये गेन आया, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, इजिकल्स टू दिस। ये हो गया। और अब जो है सिर्फ लोन का इम्पैक्ट रह गया जो हमने उसको कैलकुलेट करा था 408 पे, जो शायद हमने करा था। यस, जो उसने कैलकुलेट करा होगा ना, बीएल लोन इंटरेस्ट, उसने 45 का इम्पैक्ट डाला होगा। ठीक है, लगाया होगा अपने उसमें बुक्स में, और 45 भी हम कितने का ले रहे हैं, सिर्फ 10 महीने का ले रहे हैं, तो वो उसने इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 डिवाइड बाय 12 इतना का लिया होगा, और हम जो 14% के हिसाब से कर रहे हैं, तो एक्चुअल पे जो है लोन वो इज इक्वल टू, कहाँ गया लोन, ये रहा, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.1, हमने 14% पे डिस्काउंट करा है, तो उसका 14% भी अक्रू करेंगे, जो इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, 10 डिवाइड बाय 12, एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो आ गया 10 का, तो ये हमें फाइनेंस कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, जो कि हम ऐड करेंगे। ये मैंने क्या कर दिया, इसमें ही कर दिया, नहीं इसको, अच्छा ये कंट्रोल एक्स करने से ये दोबारा मसला करेगा। लेट्स ट्राई क्या होता है अभी। हाँ, ये दोबारा हैंग हो गया। अब इसको, मुझे ये वर्किंग है तो उसको कट करके यहाँ लाना है, सिर्फ मुझे 10 का जो अमाउंट है ये मुझे फाइनेंस कॉस्ट में लाना है। अब ये दोबारा से हैंग हो गया, मैं इसको पॉज करता हूँ, ताकि ये कहीं हिल ही नहीं रहा, ताकि आपका टाइम से हो, ये रिकॉर्डिंग इतनी लंबी ना हो। हाँ जी, ये थोड़ी देर के बाद दोबारा से रिस्टोर हो गया, आई थिंक हो गया, हाँ हो गया। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है 10 मिलियन का जो है, ये मैं इसमें ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, जो कि रिकॉर्डेड नहीं है। आप इसका सम कर देंगे, फाइनेंस कॉस्ट का सम करते हैं 138। ठीक है, अब इसको हम लिंक कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट में, यहाँ पर इज इक्वल्स टू दिस, इसमें माइनस लगाया हुआ है, फार्मूला तो सही लगा, एक बार मैं दोबारा से वो देख रहा हूँ कि फार्मूला कहीं गलत तो नहीं लगे हुए। इसमें प्लस हुआ है ना, ठीक है, ये प्लस ही होगा, ये सही है। ये ठीक, अब ये सारा सवाल जो हमारा है वो सॉल्व हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। मैन जो हमारा, ये तो सिर्फ हमने अपनी वर्किंग के लिए वो करा था। मैन जो हमारा जो है अपना, वो तो वर्ड वाली है जो ऊपर है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा रुपीज मिलियन, सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको,
कोई इसको बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, सजाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मार्क्स उसके नहीं मिलते। कंट्रोल सी मैंने करा, अब थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, थोड़ी सा से और ये आ गया। ये मैंने कंट्रोल वी करा तो इसने यहाँ कर दिया है, पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा, ठीक है, मसला करा है। ये कंसोलिडेशन, ये जो हम लिखते हैं ना, ये सिर्फ ऊपर में लिख दूंगा, ये सिर्फ यहाँ से नंबर जो है ना वो करना है, कॉपी कर देंगे। इसको मैं सेलेक्ट करके अंडू कर देता हूँ, बैक स्पेस करते हैं। हो जान दो भाई। हो गया। तो ये चीज़ें करने से आपको पता चलेगी कि एक्सेल में हमें किस तरह से सवाल का अप्रोच करना चाहिए ना। मैं सिर्फ इस नंबर को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि वो मसला कर रहा है यहाँ पर ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AL, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2024 3 सॉरी, पेस्ट कर दिया। अब सही आएगा, रेवेन्यू वगैरह सब कुछ आ गया। अब यहाँ पर मैं ना कोई नहीं, यहाँ पर आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि रुपीज़ इन मिलियन। एंड हमारा जो आंसर है वो कॉपी पेस्ट हो गया। अब हम बाकी को एक एक करके पेस्ट करते जाते हैं। सोना हमारी BL की है, ठीक है। सोना की जो वर्किंग है हमारी यहाँ से यहाँ तक है। यस, कॉपी करते हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग में हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ नंबर दिखेगा कि आपने क्या क्या अच्छा इसमें वो भी आ गया ना, सॉरी। इसको उड़ाते हैं। क्या हो गया इसको। एक सेकंड में इसको ज़रा, अच्छा चलो ये नहीं हट रहा, इसको हटाने के लिए दोबारा से मुझे वो रेवेन्यू वो सारे फिगर उड़ानी पड़ेगी। कोई नहीं, इसको मैं रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। हमें इसको पैच करते हैं, यहाँ तक था ये वर्किंग है ना। कॉपी मैंने करा, इसको पैच कर देता हूँ सेपरेटली। ये सोना आ गया, एक्विजिशन डेट वाली हमें सिर्फ फिगर चाहिए थी, ठीक है। एंटर करा। अब दूसरी वर्किंग जो है हमारी थी गुडविल की। गुडविल है यहाँ तक, जैसे एम्पेयरमेंट भी आ गई इसमें, बेस्ट। ठीक है, गुडविल के बाद था हमारा बैंक लोन, कंसीडरेशन में जो हमने करा था। इसमें ये है ना, ये प्रिंसिपल इंटरेस्ट। कॉपी। ये हैंग ही हो गया है आई थिंक। यस, दोबारा से कर्सर नहीं शो कर रहा। ये ग्लिचेस आ रहे हैं इस पे, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे कुछ ये ग्लिचेस आ रहे हैं। आई होप ये एग्जाम में नहीं होंगे। हैंग हो जाता है और टाइमर भी नहीं रुक रहा। तो पता नहीं इसमें, ये तो डाउनलोडेड है तो इसमें इंटरनेट की नीड नहीं होनी चाहिए। हैंग हो गया, मैं इसको पॉज करता हूँ दोबारा से जब तक ये रिस्टोर हो जाए। हाँ जी, ये दोबारा से हो तो गया रिस्टोर। ये मसले कर रहा है यहाँ पर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में, कभी कभार। दोबारा से मैंने इसको कॉपी करा तो ये दोबारा से हैंग। क्यों। दोबारा से इसको करके देखते हैं, ये रिस्टोर हो गया है। मैं अब इसको नहीं कर रहा, हो सकता है इसमें डेटा ज़्यादा है इसकी वजह से, या पता नहीं शायद नेट की वजह से, या कुछ मसला कर रहा है।
ये जो गुडविल है किसकी है, बीएल की। बीएल का सोना और ये मैं कर देता हूँ। बीएल का तो हो गया था ना, सीएल की कर देते, सोना सीएल, कंट्रोल सी। हाँ ये हो गया, एंटर करा, गुडविल कर देते हैं इसकी। जो भी वर्किंग की आपने रफ वगैरह सबको पेस्ट करनी है आप, क्योंकि इस पे यहाँ पर जो एक्सेल है यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते। फॉरेन कंट्री ये बड़ा है थोड़ा, ये हैंग होना चाहिए इस पे, एज पर पास प्रैक्टिस होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। सही है, वहाँ पर क्लिक करा मैंने। अब ये ऑटोमेटिकली टेबल्स में वो ले रहा है, मैंने इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं दिया और देने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका टाइम जाया होगा बिलावजा। एडमिन कॉस्ट का मैंने कॉपी करा, सिर्फ स्टार्ट करते वक्त मैंने पूरे उस वर्कबुक ये जो है ना इसको सिलेक्ट करके अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर दिया था, ताकि हमें डिजिट के बाद तो वो मसला ना हो, फार्मूला लगाते हैं ना उसमें। सारी वर्किंग हो गई है हमारे पास, सिर्फ ये लोन रहता है और फाइनेंस कॉस्ट रहती है। यस, फाइनेंस कॉस्ट को करते हैं। ठीक है, अब बैंक लोन ही है, इसको थोड़ा करीब करके देख लेते हैं। हियर इंटरेस्ट प्रिंसिपल कोड आई, फेयर वैल्यू ऑफ, आप इसको कॉपी करके देखते हैं बैंक लोन। हो गया, यस। ये था सवाल कंसोलिडेशन का। आई होप आपने कुछ इसमें सीखने को चीज़ें मिली होंगी। और दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। और बस इसमें ये था कि आपने इनिशियली आपको ये सिलेक्ट करके इसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट करके फिर आपको वर्किंग करनी है। और फार्मूला जो मैंने लगाए हैं इसमें जो इक्वल्स टू करा है, इसमें ये वो है ना एक्सेल की तरह है, सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल ये जो 924 था इसमें, ये जो रेवेन्यू का फॉर्मूला था ये 924, मैंने इसको ब्रैकेट में करा है। ब्रैकेट में इसलिए करा है कि ये पहले 924 को 10 और 12 करेगा, फिर इसको इसमें प्लस करेगा। अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई होती तो फिर ये ये 1485 और 924 इन दोनों को मिला के 10 और 12 कर देता। इस तरह से ये थोड़ा सेंसिटिव है एक्सेल की तरह। अगर उस इस पे आपका हाथ सेट है तो फिर आप ये यूज़ करें, अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ ये कैलकुलेशन शो करें और एक्सेल पे आप इसका प्लस माइनस करके इसका जो फाइनल फिगर बनती है वो आप यहाँ पर शो करेंगे तो आसानी से। एक्सेल पे आपको तो हाथ तेज़ होगा तो आप आसानी से ये कर सकते हैं। सो या, दिस वाज इट, थैंक यू सो मच।